नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और हम फिर से लेकर आ गए हैं एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा एक वीडियो। कक्षा 12 NCERT पुस्तक है वितान भाग 2 और उसका अध्याय है एक सिल्वर वेडिंग। लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी द्वारा और ये अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का, तो इसे बखूबी अपने समाप्त करते हैं। तो पिछले वीडियो तक साथियों हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक कि बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है YD पंत। तो जहाँ वो गए हुए थे दिल्ली में, सब जगह क्वार्टर तोड़े जा रहे थे, वहीं पे एक सिलसिला बनाए रखे हुए YD पंत। तो इसे आगे की ओर चलते हैं। तो इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। मतलब कुछ घर से आ रहे थे और कुछ घर में जा रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिसे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, कि मेरी तरफ से आपके पिता को बहुत बहुत बधाई दे देना, क्योंकि अभी तक YD पंत घर पे नहीं पहुंचे थे और उनके जो बच्चे थे वो उनको सरप्राइज़ देना चाहते थे। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि YD पंत 8 से 8:30 बजे से पहले घर पे नहीं पहुंचते थे। और उसका कारण भी था कि यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के थे, तो उनकी अपने बच्चों से जमती नहीं थी, क्योंकि वो थे आधुनिक पीढ़ी के। और यशोधर बाबू जी की जो वाइफ है वो भी अपने बच्चों के साथ आधुनिकता को अपनाए हुए हैं। तो अब वो वहाँ देखते हैं तो पहचान में नहीं आता, क्योंकि देखो पुराने समय में ये बर्थडे बनाना, ये सालगिरह मनाना, ये कुछ भी नहीं होता था। कब ये बर्थडे तो छोड़ो, यही नहीं पता होता था कि कितने साल के हो गए हैं। ये तो अब चीज़ें ये चल गई है, खर्चे का घर ही होता है और तो कुछ नहीं होता। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा। अब आश्चर्य तो होगा भी, कभी उन्होंने ऐसा देखा नहीं। तो उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अपने आश्चर्य से कह देते हैं कि यार बुलंदे यार, के करे के नहीं करे, आपने तो समझ उबार है। तो यही बात, ये पंजाबी भाषा का शब्द है, लोंडे मोंडे मतलब लड़के सड़के। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मैम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू से कई मर्तबा कह चुके हैं, मर्तबा का मतलब बार, कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून का अर्थ पैंट, जो भी पाँव में पहनने का हो, और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, असंभव सी मालूम होती है। लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। तरफदारी करना मतलब पक्ष लेना। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाव लगाए हुए थी। अब देख लो, आधुनिक होठों पे लाली तो मतलब लिपस्टिक हो गई,
बालों में खिजाब का मतलब क्या होता है? डाई वगैरह जो लगाते हैं ना अपने बाल काले करने के लिए, मतलब उसे सुना है सुंदर सुंदर हो जाते हैं। जैसे भैंस होती है ना मटमेली सी, और वो फिर जोहड़ में जाती है और बाहर निकलती है तो काली काली सुंदर सुंदर होती है ना, वही चीज़। तो जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसी लगती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। मतलब उनके बच्चे शिकायत भी ये करते हैं कि बब्बा तो किस में खुश रहते हैं? एलडीसी टाइपों, मतलब जो पुराने एलडीसी जो बूढ़े वगैरह होते हैं ना, उनमें रहकर ही क्या हैं? खुश हैं। हम जैसे लोगों में रह के वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। ये देखो, ये हैं, ये है यशोधर बाबू, ये उनकी पत्नी, ये उनकी बेटी, ये बगैर बाँ का ये टॉप पहन रखा है, ये जीन है, ये भूषण हो गया, ये कोई आए हुए हैं मेहमान, पार्टी चल रही है बढ़िया वाली, कुछ लोग खड़े हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। सिल्वर वेडिंग पहले भी बता दिया है मैंने, 25 वर्ष जब बीत जाते हैं शादी के तब वो सिल्वर वेडिंग होता है। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महावर कमाने लगा है तब से। महावर का मतलब प्रत्येक महीने के। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते में से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। कौन? ये याद रखना, चंद्रदत्त तिवारी। कौन है ये? यशोधर बाबू का भांजा। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या के पात्र भी समझे। देखो, यहाँ यशोधर बाबू ये भी चाहते हैं कि ये क्या सिल्वर वेडिंग है, क्या बर्थडे बनाना है, ये वो, लेकिन जब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको देखते हैं कि भाई देखो कितनी बढ़िया पार्टी दी है, तो लोग ईर्ष्या करते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है। मतलब यहाँ पे जो यशोधर बाबू है वो पुरानी पीढ़ी है, उसकी क्या है? प्रतीक है। वो आधुनिकता को अपनाना तो चाहते हैं लेकिन अपना नहीं पाते हैं। ये मूल इस पाठ की समस्या है। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 महावर प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। देखो, 1,500 रुपया तो मिलता ही मिलता था, उसके ऊपर प्लस का मतलब साथ में कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पक्स का मतलब अन्य चीज़ें, और उसमें कन्वेंस अलाउंस का मतलब क्या हो जाता है? जैसे भाई कमीशन का मिलना, या मतलब जो हम कहते हैं ना कि भाई हाँ 1,500 तो मिलता ही मिलता है, साथ में इंसेंटिव भी मिलता है, तो ये चीज़ें सारी हो जाती है, उसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इंसेंटिव का मतलब कुछ एक ऊपर का बन जाना, मतलब बोनस का मिलना, ये कहलाता है। ठीक है, इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि
उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी हुई रोटी मुझे तो समहाउ रोटी लगती है। मतलब ये कैसे संभव हो सकती है। तथापि वह जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। फिर देखो समाज में क्या चलता है, दिखावा चलता है। आज गैस चूल्हा है, बड़ा फ्रिज है, अच्छा मकान है, तो आप सोसाइटी में ऐसे माने जाते कि आप बड़े आदमी हैं, वरना तो आप क्या लगोगे, चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हो। ठीक है। अब हर चीज़ आती है नहीं, यशोधर बाबू विरोध करते हैं लेकिन उन्हें अच्छा भी लगता है। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को आता नहीं, गला पकड़ लेता है, कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं कि भाई आज तो मैं फ्रिज को पानी पियो। कि उस समय ये चीज़ें नहीं चलती थी, बहुत कम चलती थी। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, जैसे असंभव सी लगी, ये कैसे हो सकता है। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिवस पर कभी लड्डू नहीं आए, जिन्हें अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी धूमधाम के। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव मतलब सरकारी और निजी दोनों को मिलाकर जो बैंक होता है, ये बैंक के लिए आए कोऑपरेटिव से। उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। वाह भाई। तो ये सब चीज़ें पार्टी में रखी गई थी। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, तो ये याद रखना। गिरीश कौन है? यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्नशाला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। ओछाट मतलब शरारती, जिसमें संस्कार न हो। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं, ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। अब यशोधर बाबू को भाई यही लगता है कि भूषण ये तरह तरह की चीज़ें ला रहे हैं, 1,500 महीना पा रहे, तनख्वाह खुद ले रहे, तो मतलब गिरीश नहीं बिगाड़े। और हमेशा याद रखना, स्त्री को अपने रिश्तेदारों की बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए यशोधर बाबू की पत्नी क्या कह देती है कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारी 2nd क्लास BA बेटे की। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी और YD पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण्स फादर, क्या बात है, मतलब घर के मुखिया भूषण के फादर YD पंत, कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद मतलब हर वक्त यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमायूनी हैं,
मतलब कुमायूं के रहने वाले संस्कारी हैं, तथापि विलायती, विलायती मतलब विदेशी रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। अब देख लो, साथ में तो पार्टी का विरोध करते हैं, भाई ये कैसी पार्टी हुई, और साथ में वाईडी पंथ होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कह के मज़े भी लेते हैं पार्टी के, और वो ये जताना भी चाहते हैं कि हमें विलायती रीति रिवाज भी आते हैं, मतलब आधुनिकता भी आती है। अब बताओ, किसनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। भाई किसनदा कहते थे भाई सीखना ही चाहिए, जो चीज़ आनी चाहिए। बस यशोधर बाबू की ये कमी रह गई, जो सीखते हैं तो सीख तो लेते हैं, लेकिन खुद जो सीख लेते हैं वो छोड़ नहीं पाते, मतलब पुरानी चीज़ है वो छोड़ नहीं पाते। वो टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। अब बताओ, आज कह के देख लो, घर वालों को थोड़ी तो शर्म आएगी ही। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। कैसे भी हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं। उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले आप क्या थे, एक मांसाहारी थे, मतलब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो बात हो गई। एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया। यत्न का मतलब प्रयत्न या उपाय, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राज़ी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। यहाँ संध्या नहीं की है कि मतलब जो गोधूली वेला में क्या किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वो अभी किया नहीं है, ईश्वर के आगे हाथ नहीं जोड़ा है, इसलिए मैं अभी ये चीज़ें नहीं खाऊंगा। ठीक है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। अब देख लो, नहीं नहीं आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मलिटीज़, कोई औपचारिकता नहीं, आप कंटिन्यू पार्टी में शिरकत कीजिए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी। तब यशोधर बाबू ने पद्मासन साधकर ध्यान लगाने बैठ गए, पलाथी मारकर। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसनदा दिखाई दे रहे थे। क्योंकि उनके मन में किसनदा थे, उनके हृदय में किसनदा थे, उनकी रग रग में किसनदा बसे हुए थे, तो नीला बिंदु कहाँ दिखाई देगा। भाई देखो, जो ऋषि मुनि होते हैं ना, देखो आजकल की भाषा में इसे मेडिटेशन कह देते हैं। ठीक है, कहीं एक जगह अपना ध्यान लगाना, और आज वैसे भी ज़रूरत है ध्यान लगाने की, ध्यान भटकता बहुत है। यशोधर बाबू किसनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, क्योंकि उन्हें किसनदा के मरने की खबर मिली थी। तो उन्होंने किसी जानकार से पूछा भी था, तो उन्होंने कहा जो हुआ होगा से मर गए होंगे। तब वो उनके मन में ये प्रश्न था, तो वो पूछ रहे थे। किसनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं।
हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। कहने का मतलब अपना कोई नहीं होता दुनिया में, अपने सिद्धांत और नियम ही क्या होते हैं, अपने होते हैं, अपना व्यवहार ही अपना होता है। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए हुए इस किसनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। देखो ये है शब्द चित्र किसका, किसनदा का। तो इससे अपने को किसनदा दिखाई देते हैं, पजामा कुर्ता पहने हुए, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किसनदास शाम को ठीक 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किसनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो भी कुछ कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मतलब वो उन अपने बीवी बच्चों से परेशान, आधुनिकता से परेशान है और वो चाहते थे किसनदा से उनको मार्गदर्शन मिले और जो वो कर रहे हैं उसके प्रति मेरी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, मेरा क्या व्यवहार होना चाहिए। रवैया मतलब व्यवहार क्या होना चाहिए। लेकिन किसनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। खटराग का मतलब होता है रट लगाना। आमादा मतलब तत्पर। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा है अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं तो वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की भी आदत उन्हें किससे पड़ी थी? किसनदा से, विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गोन, पार्टी ओवर। एवरीबडी गोन मतलब सभी चले गए हैं, पार्टी ख़त्म हो गई है। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा यू आर द लिमिट, आप सीमा में रहिए। अब बच्चे देखो ऐसी बात कर रहे हैं। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी, मतलब जो अच्छा लगेगा वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज़ पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है। प्रेजेंट का अर्थ भेंट या कह सकते हैं उपहार। खोलिए न। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसे। भूषण सबसे पहले बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। वेरी गुड। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फुलोवर पहन के चले जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष कसते हुए, शेष का मतलब फीता,
कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में ज़रा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो कहने का मतलब उन्हें अच्छा भी लगता है और वो कहते भी रहते हैं अपनी बात को। तो मित्रों, ये आपका पहला चैप्टर है वितान भाग 2 का, ये समाप्त होता है। भली प्रकार से समझ में आया हुआ। एक तरीके से लंबी कहानी है, बस वो जो 2-3 मैंने समस्याएं आपको बताई हैं उन पे गौर रखनी है, और जो छोटी छोटी बातें बताई वो क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम मध्याह्न मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।